जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा पंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 41 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जियान बीफांग से कहता है हम अभी वेस्ट ही चल रहे हैं। बीफांग पूछता है बेस्सी, चिंचू क्यों नहीं? जियान कहता है बेस्सी चलो, हमें ज्यादा डिले करना नहीं चाहिए। अगर हम लेट हुए तो हम एक जिंदगी को खो देंगे। दोनों वहाँ से जाते हैं। यहाँ बाशान सोती है, तभी नायना चिल्ला के आली को लाती है। बाशान उठती है। नायना कहती है हाय गॉडेस, आपने तो कहा था कि प्रिंस आधी रात तक उठ जाएगा। आधी रात कब की बीत गई, बट ये अभी तक नहीं उठे हैं। उल्टा इनका चेहरा लाल पड़ता जा रहा है। मैं तो बहुत डर गई थी और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। बाशान हंस के कहती है जब एक ऑर्डिनरी बच्चा फ्रूट वाइन पीता है तो वो आधी रात में सोकर उठता है। लगता है मैंने आली को ओवर एस्टिमेट कर लिया है। लगता है ये कल सुबह तक सोएगा। देखो तो इसका गुलाब जैसा चेहरा, इसका मतलब है कि वाइन का असर खत्म हो रहा है। अब तुम ये मत कहना कि तुम एक बार भी कल से नहीं सोई। नायरा कुछ नहीं कह पाती। बाशान कहती है चिंता मत करो, मैं अपनी कुछ इमॉर्टल एनर्जी इसे ट्रांसफर कर दूंगी। ये कल बिल्कुल नॉर्मल होगा जब ये उठेगा। बट इसके लिए बेटर होगा कि तुम इसे कल खिचड़ी खिला दो। अभी तुम जाकर रेस्ट करो और अपनी एनर्जी रिगेन करो ताकि तुम इसके लिए खिचड़ी बना पाओ। नायरा पूछती है अगर प्रिंस ने आपको ढंग से सोने नहीं दिया तो? बाशान कहती है देखो इसे, ये किस तरह से सो रहा है। अगर तुम इसे रोल करते हुए इसकी कमरे शिंगविन हॉल में ले भी जाओ तो भी ये नोटिस नहीं करेगा, तो ये मुझे परेशान कर कैसे सकता है? नायना वहाँ से अकेले जाती है। बाशान आली को प्यार से देखते हुए मन में कहती है एक बच्चे का ख्याल रखना आसान नहीं है। ये हुआ के अंदर बहुत सारा पेशेंस है। बाद में वो उसका ख्याल रखते हुए उसे अपनी पार ट्रांसफर करती है। दूसरे ही दिन नायना खिचड़ी लाकर कहती है प्रिंस अभी तक नहीं उठे हैं। बाशान कहती है तुम्हें खिचड़ी बनाने की परेशानी उठानी पड़ी। नायना कहती है ये ठंडा नहीं होगा, आपने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट करना पसंद करेंगी? बाशान मना करती है। नायना कहती है मुझे इसे बनाने में 2 घंटे लगे हैं, फेंकना ठीक नहीं होगा। आप बाद में हेवनली स्प्रिंग चली जाएंगी, खाली पेट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बाशान एग्री करके खाने लगती है और कहती है तुम्हारे अंदर वाकई में टैलेंट है। बाद में बाशान रूम के बाहर आती है। बहुत सारी मेट उसे हाई गॉडेस करके ग्रीट करती है। बाशान कहती है इतना सारा ड्रामा, वाकई में लॉर्ड ऑफ ट्रेजर, समझदार है। बाशान उस सभी मेट के साथ वहाँ से जाती है। यहाँ नायना आली का ख्याल रखती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है सामने सूजिन आकर कहती है जब मैं मॉर्निंग में वॉक के लिए निकली मुझे यहाँ प्योर इमॉर्टल एनर्जी ले आई। मैं बिना सोचे यहाँ किसी चली आई। क्या हुआ? क्या यहाँ हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में कोई स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं? नायना एग्री करके बताती है वो हाई गॉडेस बाशान है। सूजिन चौक के पूछती है चिंचू की आंट है, तो तुमने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? नायना बताती है क्राउन प्रिंस का ऑर्डर है कि कोई भी आंट को डिस्टर्ब ना करे। सूजिन कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझती हूँ कि तुम्हें ऑर्डर को फॉलो करना होता है। बस यही है कि तुम नहीं समझी कि मैं शिवू पैलेस में इकलौती वाइफ हूँ और आंट फ्यूचर की क्राउन प्रिंसेस होंगी। बस इसी रीजन के लिए मुझे उन्हें रिस्पेक्ट देने आना होगा। वह जैसे ही अंदर जाती है नायना कहती है क्राउन प्रिंस का ऑर्डर है कि कोई भी हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ के आसपास भी ना आए। सूजिन हंस के कहती है वो तो बस चिंचू की आंट है, यहाँ उनकी जूनियर होने के नाते अगर मैंने अपना रिस्पेक्ट उन्हें नहीं दिया तो क्या यह सेलेस्टियल पैलेस के एटिकेट के खिलाफ नहीं होगा? वैसे भी मैंने प्रिंस को बहुत टाइम से देखा भी नहीं है, उसे देख भी लूंगी। नायना बताती है हाई गॉडेस ऑलरेडी रियम ऑफ सुप्रीम प्योरिटी जा चुकी है और प्रिंस अभी सो रहे हैं, आपको अंदर जाना नहीं चाहिए। सूजिन कहती है क्या रियम ऑफ सुप्रीम प्योरिटी? लॉर्ड ऑफ ट्रेजर ने बहुत टाइम पहले बंद नहीं कर दिया था, क्या उन्होंने फिर से उसे खोल दिया? नायना बताती है क्राउन प्रिंस ने कहा है कि हाई गॉडेस इंजर्ड हो चुकी है जब वो गोस्ट में लड़ने गई, सो इसलिए वो वहाँ अपने जख्मों को ठीक करने हेवनली स्प्रिंग में गई है। सूजिन कहती है तो यह और भी बड़ा रीजन है कि मुझे हाई गॉडेस से मिलना होगा। क्राउन प्रिंस की तरफ से मैं बाद में आती हूँ। यहाँ बाशान हेवनली स्प्रिंग की तरफ बढ़ती है। कुछ मेट वहाँ बात करती है कि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा मुझे लगा कि वो रूल्स को ब्रेक करेंगी। कल रात प्रिंसेस म्याओचिंग जो ईस्टर्न सी से है उन्होंने परेशानी खड़ी कर दी, पता नहीं उन्होंने क्या किया। बट वाइफ सूजिन ने प्रिंसेस म्याओ के लिए माफी के लिए रिक्वेस्ट भी की और क्राउन प्रिंस की स्टडी के आगे वो आधी रात में भी नील करके रही। वो वाकई में वन ऑफ अ काइंड और ब्यूटीफुल है, बट कुछ रीजन के लिए क्राउन प्रिंस उन्हें पसंद नहीं करते। मैं वाइफ सूजिन को कब से सर्व कर रही हूँ, एक बार भी क्राउन प्रिंस उनके पास नहीं आए हैं। वाइफ सूजिन हार्ड टाइम से गुजर रही है, वो काइंड और दिल की बहुत साफ है। चिंचू की हाई गॉडेस के आने के बाद वो बहुत सफर करेंगी। बाशान की मेट ये सब सुनकर दूसरी मेट को रोकने के लिए जाती है। बाशान उन्हें रोककर कहती है उन्हें बातें पूरी करने दो। यहाँ मेट कहती है कि तुमने सुना चिंचू की हाई गॉडेस 1,40,000 ईयर्स
ओल्ड हैं, तो वो कहीं ओल्ड वुमेन तो नहीं, बूढ़ी हो गई हैं, बट उन्हें कोई शर्म ही नहीं आ रही। उसने क्राउन प्रिंस को पटाने के लिए अपनी पावर का भी यूज किया। और मेड के जाने के बाद पैशन कहती है, मुझे एकदम से एक सेलेस्टियल पैलेस का एक रूल याद आ गया कि कोई भी गलती से हाई गॉड्स के बारे में गलत कमेंट नहीं कर सकता। क्या ये सही है? मेड एग्री करके कहती है, उन्होंने अपनी हद ही पार कर दी। पैशन कहती है, मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया, बट अगर कोई ऐसी बातें करता है और सुनने में आती है तो ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेलेस्टियल पैलेस बहुत बड़ा है, लोगों को पता होना चाहिए कि रूल्स नाम के लिए नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? मेट एग्री करती है। पैशन कहती है, पैलेस में नॉइज और डिस्टरबेंस वैसे भी पसंद किए नहीं जाते। मुझे लगता है कि वो मेट ज्यादा एनर्जेटिक है, इसलिए वो इस जॉब के लायक ही नहीं। तो क्यों ना तुम उसके लिए दूसरी जॉब डिसाइड करो। मेट एग्री करके जाती है। पैशन कहती है, आली आज नहीं आ रहा तो मैं हेवनली स्प्रिंग में अकेले बोर हो जाऊंगी। तुम लोग वेट करो, मैं कुछ बुक्स पढ़ने के लिए लाती हूँ। यहाँ ये हुआ आली की हालत चेक करता है और उसे उठाकर बाहर ले जाता है। तभी वहाँ बाइशान आती है। ये हुआ पूछता है कि तुमने आली को वाइन दी? वो कल दोपहर से सो ही रहा है, आखिर हुआ क्या? बाइशान कहती है, मैंने इसे थोड़ी सी ज्यादा वाइन दी थी, इसलिए ड्रंक हो गया। ये हुआ कहता है, ये अभी तक उठा नहीं है, तो तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? और तुमने डॉक्टर को भी इसे देखने के लिए बुलाया नहीं? बाइशान कहती है, आली अभी एक बच्चा है, तुम इतने डर क्यों रहे हो? जब मैं छोटी थी तो मैं चुपके से जियान की वाइन पी जाया करती थी और 5 दिन तक बिना उठे सोती रहती थी। मेरे पेरेंट्स को भी इतना डर नहीं लगा। वैसे भी आली एक लड़का है, अगर तुम इसे जरूरत से ज्यादा पैम्पर करोगे तो एक कमजोर ही बड़ा होगा। यह वो कहता है, तुमने आली को बड़ा नहीं किया, सो इसलिए तुम उसे सौतेले बेटे की तरह ट्रीट करती हो। अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम ऐसा ही कह पाती? वो वहाँ से जाता है। तभी बाइशान कहती है, तुमने तो सही कहा, इतना पसंद आने वाला और एनर्जेटिक बच्चा कभी मेरा हो भी नहीं सकता। ये तो शर्म की बात है कि जिस औरत ने आली को जन्म दिया वो ऑलरेडी सोशन टेरेस में कूद गई। किसी भी बंधन में ना रहना और फ्रीली रहना मैंने कुल्लू माउंटेन में सीखा। सो नेचुरली मैं काइंड हार्टेड और मर्सीफुल नहीं रही और इसलिए मैं आली को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाई। मुझे याद आया, लॉर्ड, ये हुआ कि सेकंड वाइफ बहुत काइंड हार्टेड है, वो आली का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेगी, तो उसे मेरे साथ सफर करने की कोई जरूरत नहीं। ये वो कहता है, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हें ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, तुम जानती हो मेरा वो मतलब नहीं था। ये हुआ के जाने के बाद बाइशान मन में कहती है, आज सुबह मेड मेरी बुराइयां कर रही थी और अब क्राउन प्रिंस मुझे डांट के चले गए। मैं यहाँ ठीक होने आई थी, जाके गुस्सा होने। तभी नैना घबरा कर बाइशान से पूछती है, क्या आपको पता है यहाँ से कौन गया? बाइशान कहती है, क्या हुआ बताओ। नैना कहती है, आप मुझे पनिश करो, गलती मेरी है। वो रोते हुए कहती है, आप प्रिंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। अगर मेरी लेडी का दोबारा जन्म होगा तो वो आपकी बहुत ग्रेटफुल होंगी। अगर मेरी गलती की वजह से प्रिंस वाइफ सूजिन के हाथ लग गए तो मैं। पैशन पूछती है, राइस बॉल सूजिन के हाथ मतलब? नायना बताती है, आपके जाने के बाद सूजिन यहाँ आई, उन्होंने कहा कि उन्हें इमॉर्टल एनर्जी यहाँ उन्हें खींच के ले आई और वो ऑनर्ड गेस्ट और प्रिंस को देखना चाहती थी। पैशन पूछती है, सूजिन मुझसे मिलने आई थी? नायना एग्री करके बताती है, 300 इयर्स पहले क्राउन प्रिंस ने कहा था कि सूजिन यहाँ हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ के करीब आ भी नहीं सकती। वो इतने सालों से इस रूल को फॉलो करती आ रही हैं, बट पता नहीं कि किस रीजन से वो यहाँ आज एकदम से आ गई। मैंने उन्हें रोक दिया, बट मैं पानी लेने चली गई और प्रिंस अब गायब है। वो खूब रोती है। पैशन हंस के कहती है, तुम चिंता मत करो, राइस बॉल को ये हुआ ले गए हैं, इसमें सूजिन का कुछ लेना देना नहीं है। नैना पूछती है, क्या आप सच कह रही है? पैशन कहती है, मैं तुमसे झूठ कहूंगी? अगर सूजिन राइस बॉल को लेकर भी जाती तो मैं उसे वापस खुद ही ले लेती, तो मैं तुम्हें यहाँ कंफर्ट नहीं करा रही होती। नैना तसल्ली करती है। पैशन पूछती है, तुम सूजिन से इतना केयरफुल क्यों रहती हो? क्या सूजिन का लेना देना है कि आली की मदर सोशन टेरेस में कूदी? नैना कहती है, हेवनली लॉर्ड का ऑर्डर है कि कोई भी इसके बारे में बात ना करे। जिन मेड को इसके बारे में पता था उन सभी मेड को अलग अलग डाइटी माउंटेन में भिजवा दिया और अब कोई भी सेलेस्टियल पैलेस में नहीं है। पैशन कहती है, मैं समझ गई, तुम्हें अब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। अब वो लोग कहाँ है? मुझे वहाँ ले चलो। अगर राइस बॉल ठीक है तो उसे मुझे वापस लाना होगा। यहाँ डॉक्टर सोबरिंग बाद में आली को डालता है और उसे चेक करके ये हुआ को बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंस ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते थे, वो डेंजर में नहीं है, उन्हें यहाँ सोक करके रखना होगा, वो रात होने से पहले उठ जाएंगे। तभी वहाँ लियांगसोंग भागा भागा आकर डॉक्टर से आली के बारे में पूछता है। डॉक्टर सारी बात लियांगसोंग को बताता है। डॉक्टर के जाने के बाद लियांगसोंग कहता है, किसी ने मुझे बताया कि तुम आली को हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ से भागे भागे उठाकर लाए हो। मुझे तो लगा कि आली को कहीं कुछ हो तो नहीं किया। यह हुआ शांत रहता है। लियांगसोंग कहता है, मुझे लगा कि जब तुम बाइशान को हेवंस में लाओगी तो तुम्हारी शादी जल्दी होगी,
जिससे तुम खुश रहोगे। पर तुम्हें देखो, तुम तो खुश लग ही नहीं रहे हो। क्या कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम दूल्हा बनने के लिए घबरा रहे हो? यहाँ असेंबली में हेवनली लॉर्ड कहता है, मैंने सुना हाई गॉड जियान बेस्सी वाटर किंग के बड़े बेटे की बीमारी को ठीक करने गए हैं। वाटर किंग बताता है वो मेरे क्रिस्टल पैलेस में ही है। हेवनली लॉर्ड कहता है तुम किस्मत वाले हो, जब ये हुआ बहुत बीमार हुआ तो हमें थैंक्स करना होगा जियान के मेडिकल एक्सपर्टीज को, जिसने ये हुआ की लाइफ बचाई थी। लगता है तुम्हारा बड़ा बेटा जल्दी ही ठीक होगा। वाटर किंग थैंक्स कहता है। हेवनली लॉर्ड दीजुन के बारे में पूछता है कि वो अब तक वापस क्यों नहीं लौटे हैं। सीमिंग बताता है दीजुन के ऑर्डर से वो मॉडर्न रिम में 60 इयर्स मॉर्टल हार्डशिप को एक्सपीरियंस करने गए हैं। अभी से 40 डेज ही हुए हैं, 20 डेज अभी बाकी हैं। हेवनली लॉर्ड पूछता है कि क्या वो सेटिस्फाई है जो भी तुम्हारी बुक ऑफ डेस्टिनी में लिखा था। सीमिंग बताता है वो तो मैं कह ही नहीं सकता, बट दीजुन जो भी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस करना चाहते थे वो उन्हें सब मिल रहा है। हेवनली लॉर्ड पूछता है सच में? सीमिंग बताता है कि दीजुन मॉडर्न रिम में भेष बदल कर ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी खराब किस्मत से मिलेंगे और उन पे असैसिनेशन अटैक भी होंगे। हेवनली लॉर्ड सुनकर खूब खुश होते हुए कहता है जब दीजुन हेवन और अर्थ के गॉड थे उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था, कोई भी उन्हें फेंड करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब वो मॉडर्न रिम में है तो उन्हें अपने मिसफॉर्चून को झेलना होगा और असैसिनेशन से बचना भी होगा। सभी वहाँ हंसते हैं। सीमिंग मन में कहता है फेंगजू तुम ख्याल रखना, यहाँ मॉडर्न रिम में दीजुन और फेंगजू अपनी लाइफ बचाकर भागते हैं। उन दोनों पे अटैक होते हैं। दीजुन को बचाने के लिए फेंगजू एरो ले लेती है। दीजुन उस पर्सन को मारता है जिसने फेंगजू पे एरो चलाया। दीजुन फेंगजू को उठाकर लेकर एक कॉटेज में जाता है। उसे वहाँ बिठा के कहता है जुअर। फेंगजू कहते हैं दर्द हो रहा है दीजुन। दीजुन पूछता है दीजुन तुम किसे पुकार रही हो? फेंगजू बताती है मैं दीजुन को पुकार रही हूँ। दीजुन मन में कहता है ये किस दीजुन के बारे में बात करी है, रहने दो अभी इसकी चिंता नहीं करते। वो कहता है जुअर अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम रो क्यों नहीं रही हो? फेंगजू बताती है पैलेस में आने से पहले मैं आंट से सबसे ज्यादा क्लोज थी। आंट मुझे सिखाती थी कि मैं वो वुमन बनूं जो डेथ से बिल्कुल भी न डरूं और उन्हें बचाऊं जिन्हें मैं बचाना चाहती हूँ। उसे बादशाह की बातें याद आती है जिसमें वो कहती है फेंगजू तुम चिंगचू की प्रिंसेस हो, फ्यूचर में तुम मेरे थ्रोन को संभालोगी और चिंगचू के लोगों को प्रोटेक्ट भी करोगी। तुम इतनी आसानी से रो कैसे सकती हो? दीजुन रोते हुए कहता है जुअर मैं वो मैन हूँ जो तुम्हें बचाएगा, तभी और लोग लड़ने के लिए आते हैं। दीजुन उठकर कहता है अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम सबको अपनी तलवार से खत्म कर दूंगा। दीजुन एक एक करके सभी से लड़ता है। फेंगजू यहाँ बेहोश होती है। दूसरे दिन जीलान वहीं पहुँचता है। वो मन में कहता है कुछ भी गलत नहीं लगता, यहाँ सभी नॉर्मल मॉर्टल है। वो कहता है यहाँ सच में मर्डर हुआ है। वो लोगों को चेक करने के लिए कहता है कि कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। यहाँ दीजुन फेंगजू की बॉडी ले जाता है। पूछता है कोई डॉक्टर है? वो यांजी से भी पूछता है डॉक्टर कहाँ है? यांजी इशारा करके उसे अंदर एक रूम में ले जाती है। दीजुन फेंगजू को संभालता है। फेंगजू दीजुन को बार बार पुकारती है। दीजुन कहता है जुअर बताओ कौन है दीजुन जिसकी तुम बात कर रही हो? फेंगजू कहती है वो तुम ही हो। जिस दिन तुमने मेरी लाइफ बचाई तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा लाइक करती हूँ। दीजुन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि चाहे कुछ भी हो तुम ये 2 साल बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। दीजुन मन में सोचता है ये 2 साल ये तो हमारे बीच में ही है, पर दीजुन क्या कहीं वो जुअर के होम टाउन से है और वहाँ के एम्परर को दीजुन के नाम से पुकारती है? वो मिसअंडरस्टूड करता है। वो कहता है तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। फेंगजू कहती है भले मैं जीऊँ या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तो डर है कि जब मैं मर जाऊंगी तो तुम मुझे भूल जाओगी। दीजुन कहता है तुम नहीं मरोगी। यांजी पानी लाती है और इशारा करती है कि मैं इनको चेंज करा देती हूँ। दीजुन बाहर जाता है। तभी वहाँ जीलान आता है। दीजुन उसके ऊपर तलवार रखता है। तभी जीलान कहता है हीरो ध्यान से, तुम्हारी तलवार मुझे मार देगी। यहाँ अंदर रूम में श्वान्यू आकर सूंघते हुए पूछती है तुमने इसे कहाँ ढूंढा? यांजी बताती है जब मैं बाहर थी मैंने देखा कि बहुत इंजर्ड थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। श्वान्यू बताती है 9 टेल फॉक्स क्लैन से है। यांजी पूछती है आपको कैसे पता? श्वान्यू कहती है भले ही मैं इसे देख ना पाऊँ, मैं 9 टेल फॉक्स क्लैन की खुशबू को पहचानती हूँ। क्या ये यंग है? यांजी एग्री करती है। श्वान्यू बताती है 9 टेल फॉक्स क्लैन में एक ही नई जनरेशन है, इसका नाम बाई फेंगजू है। अगर मेरा गेस ठीक है तो ये चिंगचू की बादशाह की नीस बाई फेंगजू है। इसने तब जन्म लिया जब मैंने चिंगचू को छोड़ दिया। भले ही मैं इससे कभी नहीं मिली, बट मैं चिंगचू की बाई फेंगजू के बारे में एक ही चीज जानती हूँ कि इसके माथे पे प्लम कॉक्सकॉम लोटस जैसा निशान होगा। यांजी देख के एग्री करती है। श्वान्यू खुशी से पूछती है क्या तुम इसे कुछ करके यहाँ लाई हो? यांजी मना करके कहती है मुझे नहीं पता कि ये कौन है, मैं तो इसे इसकी इंजरी को ठीक करने के लिए लाई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चिंगचू की प्रिंसेस है। श्वान्यू कहती है तो बढ़िया है, अगर तुम इसे यहाँ कोइंसिडेंस से लाई भी हो तो इसके आंट बादशाह ने
मुझसे नफरत में मेरी ब्यूटी को छीना। अच्छा है, इसे मेरे पास भेजा है। वो अपने मरे हुए बच्चे से कहती है, बेटा थोड़ा झेल लो, इस वुमेन की बॉडी से तुम उठो, बाद में मैं तुम्हारे लिए मॉडल बॉडी फिट वाली ढूंढ दूंगी। यांजी शॉक में कहती है, आप क्या कह रही हैं? आप करने क्या वाली हैं? शानु खुश होकर बताती है, मैं इसकी बॉडी से अपने यंगर को उठाने वाली हूँ। यांजी मना करती है। शानु पूछती है, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा नेफ्यू उठे? हाई मॉडल की बॉडी का यूज करके मेरा बेटा उठेगा, भगवान ने भी हमें ये चांस दिया है। यांजी कहती है, मैं आपको ये पुराना ब्लैक मैजिक करने नहीं दूंगी, इसे जाने दो और दफन करो। जब से ये जन्मा है ये डेड ऑलरेडी है। शानु रोते हुए मना करके कहती है, ये तो बस सो रहा है, उठा नहीं है बस, भले ही इसके फादर इसे ना चाहे, मैं चाहती हूँ कि ये जिए। मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर यंगर को जन्म दिया, इसे जीना होगा। यांजी कहती है, भाभी मैं आपको पहले बताना चाहती नहीं थी, बट लगता है अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। क्या आप डिवाइन फंगल ग्रास के बारे में जानती है? सेलेस्टियल ट्राइब में ये एक मिरेकल वाला प्लांट है जो इमॉर्टल एनर्जी को प्योरीफाई करता है। ये सेलेस्टियल ट्राइब का सीक्रेट आइटम है जिसे कल्टीवेशन में प्रैक्टिस करते हैं। सेलेस्टियल ट्राइब के लोग अपनी कल्टीवेशन को ट्रांसफर करके उससे दूसरों को बचाते हैं। मुझे लगता है कि हाफ इमॉर्टल है। अगर हमारे पास सेलेस्टियल ट्राइब का ये सीक्रेट आइटम मिल जाए तो शायद चांस है कि ये उठ जाए। शानु कहती है, डिवाइन फंगल ग्रास, इसे कभी मैंने किसी से सुना और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? यांजी कहती है, मैंने भी बाय चांस ही फादर से सुना था। अगर डिवाइन फंगल ग्रास हमारे पास होगा तो मैं अपनी पार इसे ट्रांसफर कर दूंगी, तो शायद इससे ये जी ले। शानु कहती है, सेलेस्टियल ट्राइब का सीक्रेट आइटम है तो ये स्ट्रिक्टली गार्डेड होगा, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगी? यांजी कहती है, आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं वहाँ आपको ले जाऊंगी। लीजिंग के बच्चे के लिए मैं ये ट्राई करने को भी तैयार हूँ, सो इसलिए मुझे आप बाई फेंगचू को पहले बचाने दें। भले ही बादशाह ने आपको हर्ट किया, बट बाई फेंगचू ने आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाया है। उसे बचाने के बाद हम यिंगजो ईस्टर्न सी में जाएंगे। शानु मन में सोचती है, पता नहीं कि ये सच कह भी रही है या नहीं, और अब मैं गोस्ट क्वीन भी नहीं हूँ, मैं खुद आई इमॉर्टल की बॉडी को ढूंढ नहीं पाऊंगी। मेरे सामने एक रेयर चांस है। बाहर से ज़ीलान शुअन्नु को अपनी पार से कहता है, मैं बाहर ही हूँ, अगर तुम्हारा इरादा गलत हुआ तो मैं अभी ही तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा। वो घबराती है। यांजी पूछती है, भाभी क्या हुआ? शानु कहती है, कुछ नहीं, तुम ठीक कह रही हो, मैंने सोच लिया। वो वहाँ से जाती है। यांजी फेंगचू को देखकर कहती है, मैं गोस्ट रिम की प्रिंसेस हूँ और मेरे पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है और मैं यहाँ मॉर्टल रिम में भटक रही हूँ। तुम चिंगचू की प्रिंसेस हो, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो अपनी पार से फेंगचू को हील करती है। यहाँ साइड में शानु सोचती है, उसने जो कहा कि सच कहा, वो इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहती क्या है, मैं उसे लेकर जाऊंगी जहाँ ज़ीलान उसे बचा नहीं पाएगा। अगर मुझे करना पड़े तो मैं अपनी जिंदगी खतरे में डालकर उसे मारूंगी, ताकि शिंकांग बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर की सील से बाहर निकल जाए। जब तुम्हारे ग्रैंडफादर बाहर आएंगे तो तुम्हें जरूर वो पसंद करेंगे और तुम्हें जरूर बचाएंगे। यहाँ दीजुन तलवार की नोक पे ज़ीलान को पकड़ के रखता है। यांजी बाहर आती है। ज़ीलान उसे कहता है, इसे बताओ कि मैं अच्छा इंसान हूँ। यांजी कहती है, तुम्हारी वाइफ अब उठ गई है, जाओ उसे देख लो। दीजुन के जाने के बाद ज़ीलान कहता है, ओ माय गॉड, मैं तो डर ही गया। यांजी उसके बगल में बैठकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? ज़ीलान बताता है, टाउन के बाहर एक मर्डर केस हुआ है, मैं उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तभी मैंने सुना कि तुम एक आदमी और औरत को जो खून से कवर्ड है, तुम उन्हें यहाँ लाई हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। यांजी खुश होकर पूछती है, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? ज़ीलान बताता है, 5 साल हो गए। यांजी कहती है, 5 साल इतने जल्दी कैसे हो गए? अब कहीं और जाने का टाइम आ गया। ज़ीलान शौक में पूछता है, कहाँ? यांजी बताती है, कहीं भी। ज़ीलान कहता है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यांजी पूछते, तुम चलोगे? ज़ीलान कहता है, तुम औरत हो, तुम्हें एक मैन की जरूरत है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। वैसे भी मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ चलूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वहाँ एम्परर दीजुन के सोल्जर्स आते हैं। ज़ीलान और यांजी को वो गिरते हैं। मेन जनरल अंदर दीजुन से माफी मांगते कहता है, मैं आपको बचा नहीं पाया, बट हैमिस ने आपको बचा लिया। मैं लेट हो गया आपको बचाने के लिए, मुझे माफी के लिए मरने के लिए अलाउ करे। दीजुन फेंगचू को सलाहकर कहता है, मैं मर्सीफुल एम्परर नहीं हूँ। काओ जिंग ने लड़ाई करना चाहा, उसके क्लैन के लोग ही नहीं बल्कि सभी ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन और लोग जो भी काओ क्लैन से पिछले 20 ईयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सभी को इंटेरोगेट करके इन्वेस्टिगेट करो। पर्सन पूछता है, क्या क्राउन प्रिंस भी इसमें शामिल है? दीजुन एग्री करता है। बाद में फेंगचू होश में आती है। दीजुन कहता है, अगर तुम थकी नहीं हो तो और सो लो। फेंगचू कहती है, मैं ऑलरेडी बहुत सो ली हूँ, इतना सो ली हूँ कि अब सर दर्द हो रहा है। वो उठती है। दीजुन उसे पकड़ के कहता है, जुअर ये एरो। तभी फेंगचू कहती है, आप इसके बारे में बात ना करें, बस आप ये याद रखें कि मैंने ये एरो अपनी मर्जी से लिया है, मुझे रिवॉर्ड की कोई जरूरत नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे याद रखें और पूरे लाइफ टाइम में अपने दिल में रखें। दीजुन कहता है, मैं किसी भी लाइफ टाइम में तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। फेंगचू खुश होकर अपने पैरों की बेल को ढूंढती है।
तभी दीजुन पूछता है तुम बेल को ढूंढ रही हो, वो मेरे पास है। फेंगजू कहती है बढ़िया, क्या आप उसे मेरे पास लाएंगे? दीजुन उसे देकर कहता है ये एरो के साथ है जिसने तुम्हें घायल किया। फेंगजू पूछती है आपने इसे संभाल के रखा है? दीजुन कहता है संभाल के ही नहीं बल्कि मैं इसे अपने साथ पूरी जिंदगी रखूंगा। इस बेल को तुम हमेशा पहनती थी जब भी तुम मेरे साथ होती थी, क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट है? फेंगजू कहती है इसे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने मुझे दिया है। यहाँ हेवंस पे असेंबली के बाद यांगसोंग सीमिंग को बुलाता है। सीमिंग पूछता है क्या ऑर्डर है? यांगसोंग कहता है मैंने सुना मियाओ चिंग को ईस्टर्न सी से वापस भिजवा दिया है। सीमिंग बताता है शिवो पैलेस की बातों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यांगसोंग कहता है ऐसी कौन सी बात है सेलेस्टियल पैलेस में जो तुम नहीं जानते हो? सीमिंग हंस के बताता है रूमर है कि प्रिंसेस ने क्राउन प्रिंस के सूप पे कुछ मिलाया था। क्राउन प्रिंस को पता चल गया। वाइफ सूजन इनकी तरफ से माफी मांगने आई। ये वही मोमेंट था जब चिंगचू की आंट वहाँ आई। तभी क्राउन प्रिंस ने उस प्रिंसेस को शिवो पैलेस के बाहर निकाल दिया। ये तो रूमर है। यांगसोंग कहता है जहाँ भी औरतें होती है वहाँ प्रॉब्लम होती है। अच्छा हुआ कि मोयुआन ने फीमेल डिसिप्लिन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर वो करता तो पता नहीं कुनलुन माउंटेन में क्या होता। क्या ये बुक ऑफ डेस्टिनी है? मुझे देखने दो कि दीजुन पे असैसिन कैसे अटैक करेंगे। सीमिंग यांगसोंग को दिखाता है और कहता है ये सब सही नहीं है। दीजुन असैसिनेशन से बच गए हैं बट कई सारी बातें यहाँ मिसिंग है। क्या कहीं कोई सेलेस्टियल ट्राइब या फिर कोस्ट ट्राइब का दीजुन के करीब तो नहीं आ पहुँचा? यांगसोंग कहता है अगर दीजुन ठीक है तो सब ठीक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो। अगर वो किसी के सामने नहीं आए हैं तो ये किस्मत है, इसमें तुम या फिर मैं कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकते। यहाँ बाईशान नायनाई से आली के बारे में पूछती है। नायनाई बताती है प्रिंस अभी ही उठे हैं। बाईशान पूछती है अगर वो उठ गए हैं तो वो तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आए? नायनाई बताती है क्राउन प्रिंस से कहा है कि प्रिंस सोबरिंग बात में थे इसलिए वो आज रात अपने रूम में ही रुकेंगे। बाईशान पूछती है क्या वो आज रात नहीं लौटेंगे? नायनाई एग्री करती है। बाईशान कहती है रहने दो, मैं देख के आती हूँ। यहाँ ये हुआ कि मदर ली शू ये हुआ से पूछती है चिंगचू की क्वीन एक अनमैरिड वुमेन है जिसे पता ही नहीं कि बच्चे का ध्यान रखा कैसे जाता है। आली अभी बहुत छोटा है, उसे उसने वाइन दे दी और वो पूरे दिन और रात सोता ही रहा। उसे गिल्टी भी फील नहीं हुआ। अगर उसकी शादी शिवू पैलेस में हो गई तो मुझे डर है कि वो आली को बहुत परेशान करेगी। वो कहता है चिंगचू के ज्यादातर लोग वाइन पीने में ज्यादा अच्छे हैं, उसने जानबूझकर नहीं किया। आली भी कहता है मदर को लगा कि मुझे पीना पसंद है तो इसलिए उन्होंने मुझे थोड़े से ज्यादा पीने को दे दिया। लीशु कहती है मदर किसने सिखाया ये सब तुम्हें? क्या वो हाई गॉडेस बाईशान है? आली बताते वो मदर है जो फादर की पेंटिंग जैसी दिखती है। लीशु पेंटिंग दिखती है। सूजन बताती है कुछ ही दिन पहले जब मैंने आंट को देखा तो मैं भी शॉक हो गई, वो वाकई में बहुत सिमिलर दिखती है। लीशु कहती है मैं हमेशा से सोचती थी कि 300 इयर्स पहले जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, बट अब तुम इस हाई गॉडेस पे इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Jagya YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.